पिछले नेशनल में त्रिवेंद्रम में मैं था, तो वहाँ पे साइडर्स होते हैं 15 मिनट्स के, जिसमें हम अपनी गन को सेट करते हैं। तो उसमें मेरी गन सेट हो गई और अच्छे शॉट जा रहे थे, इनर शॉट लग रहे थे 10.5 10.6। लेकिन जब मेरा फाइनल स्टार्ट हुआ, फाइनल मीन्स क्वालिफिकेशन राउंड स्टार्ट हुआ 15 मिनट्स बाद, 1 आवर 15 मिनट्स का, तो उसमें मेरा ट्रिगर जो है वो मिस करने लगा, जिसकी वजह से मिस फायर हो रहा था। तो उसमें मेरे 3 से 4 शॉट बहुत ज़्यादा खराब हो गए और आगे एक सीरीज पूरी खराब हो गई। मैं मयंक शुक्ला आप सबका कौशल उद्घोष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा ये कहावत है कि किसी काम को भी अगर हम तन मन धन और संपूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो उसमें सफलता किसी भी इंसान के कदम चूमती है। इसी को लेकर इसी को रिपीट किया है, यही एक काम किया है हमारे काकोरी के मिहिर श्रीवास्तव जी ने, जिन्होंने स्टेट चैंपियनशिप और इंडियन चैंपियनशिप से लेकर तमाम स्तरीय, जैसे आप ले सकते हैं नेशनल लेवल तक इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इनके पास अगर आपको बता दें, इनके पास 22 मेडल्स हैं, जिसमें सिर्फ 2 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर, बाकी के बचे हुए 18 गोल्ड मेडल हैं। तो आइए हम बात करते हैं मिहिर श्रीवास्तव जी से। तो मिहिर श्रीवास्तव जी, सबसे पहले ये बताइए कि किस बात ने आपको खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले प्रेरणा दी थी? जब हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होता था। उसमें फुटबॉल था, चेस था, स्नूकर था, हॉकी था, शूटिंग था, सभी स्पोर्ट्स थे। तो मुझे गन्स का शौक बचपन से ही था, तो मैंने फिर शूटिंग को ही चूज़ किया। मेरे कोच ने मुझे शूटिंग रेंज दिखाई, वहाँ पे 10 मीटर थी, उसमें एयर राइफल एयर पिस्टल थी, दोनों से मैंने शॉट लगाया। तो मेरा शॉट राइफल से ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने राइफल को ही अपना एक कैरियर बना लिया। अच्छा, आपने ये किस क्लास से, आपने बोला जैसे अभी बताया आपने कि आपने स्कूली स्तर से ये खेल में आप आए थे, तो आप ये बताइए कि जो ये खेल है आपने किस क्लास से स्टार्ट किया था, किस कक्षा से आपने स्टार्ट किया? मैंने क्लास 10 से इस गेम को शुरू किया जब मैं स्कूल में था, लेकिन मेरे बोर्ड्स होने की वजह से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। और उसके बाद फिर मैं जब 11th में आया तो मेरा बोर्ड्स कम हो गया, तो मैंने फिर शूटिंग पे फोकस करना शुरू किया। अच्छा, तो 11-12 में आपने पढ़ाई के साथ में शूटिंग पे भी फोकस किया है। तो ये बताइए, अच्छा अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि अगर आपने शूटिंग के अलावा और भी बहुत सारे खेल हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया और ये आपका हॉकी हो गया, आपने उनको वरीयता ना देकर शूटिंग को ही वरीयता क्यों दी? क्योंकि आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए? मेरा ये ओपिनियन है कि शूटिंग स्पोर्ट्स जो है वो स्टडीज के साथ ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशन में चलता है, कि स्टडीज में भी हमें कंसंट्रेशन चाहिए और शूटिंग भी हमारा गेम है जिसमें कंसंट्रेशन हमें चाहिए। तो इस वजह से मैंने दोनों को ऐसा स्पोर्ट्स चूज किया कि दोनों में ही मेरा चल जाए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि एथलेटिक्स और आम जनता जो है, आम पेशेवर में, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कि जो खिलाड़ी है एथलेटिक है, उसका कुछ ज्यादा कैरियर के बारे में क्या है? एक एथलीट और एक नॉर्मल पर्सन में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एथलीट को सुबह उठना है जल्दी, फिर उसको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, विजुअलाइजेशन करना है, फिर उसको 8 घंटे ट्रेनिंग करनी है, फिर शाम में फिजिकल ट्रेनिंग करनी है, जिम करना है, और फिर उसको माइंड को भी ट्रेन करना है। तो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा ही होता है। माइंड को कैसे ट्रेन करते हैं आप? माइंड को ट्रेन करने के लिए जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और अपनी ब्रीथ पर ध्यान लगा सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें करेंगे तो माइंड हमारा कंट्रोल रहेगा। ये आप घर पे ही करते हैं या फिर कोई जिम ज्वाइन किया? नहीं, मैं अपने घर पे ही करता हूँ। तो अच्छा, आप जो डेली की आपके दिनचर्या है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं और सब चीजों को कैसे? अभी तक तो आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो आपने पढ़ाई के साथ में शूटिंग को कैसे मैनेज किया? मैं फर्स्ट हाफ डे जो है वो मैं ट्रेनिंग में देता हूँ शूटिंग में, और उसके बाद मैं जो टाइम होता है वो स्टडीज के लिए देता हूँ 2 से 3 आवर्स। तो मतलब आपकी शूटिंग रेंज फिर घर पे ही होगी? हाँ, मेरी शूटिंग रेंज घर पे ही है और मैं घर पे ही ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, जो युवा अपना कैरियर बनाना चाहते हैं खेल में, आप उनको क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? आप मैं मूल मंत्र यही देना चाहूंगा कि कोई भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो उसमें टाइम दें, कम से कम 5 से 6 साल दें, उस पर वर्क करें, और रिजल्ट नहीं आया तो उसे छोड़े नहीं, उसमें लगे रहें। अच्छा, जब आप कोई मैच खेलने जाते हैं, जैसे आपने बताया इनके पास में इंडियन
चैंपियनशिप, इंडियन ओपन चैंपियनशिप में भी एक 2 मेडल हैं जो कि दोनों की गोल्ड मेडल हैं, और स्टेट लेवल पे भी इनके पास मेडल है। तो आपके पास इतने सारे मेडल हैं, आप जो मानसिक संतुलन होता है, आप जैसे खेल का जो इतना बड़ा प्रेशर होता है, इतनी बड़ी आप जनता होती है, उसके सामने आप वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? मैं उस प्रेशर को ऐसे हैंडल करता हूँ कि जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है या मुझे ऐसा लगता है, तो मेरे पीछे कोच होते हैं, तो मैं कोच से जाके बात करता हूँ। जो मेरे कोच हैं कैप्टन फरीदुद्दीन और विजय सिंह चंदेल सर, तो मैं उनसे बात करता हूँ और वो गलती बताते हैं क्या हो रही है, तो फिर मैं उस पर फोकस करता हूँ। अच्छा, शुरुआत से आपके साथ यही कोच थे या फिर? हाँ, मेरे शुरुआत से यही दोनों कोच हैं। मैं ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी प्रयागराज में प्रैक्टिस करता हूँ। तो आप वहाँ कैसे मैनेज करते हैं? आप लखनऊ में भी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ भी करते हैं, कैसे होता है? मैं लखनऊ से मैं प्रयागराज जाता हूँ और वहाँ पे मैं रुक करके ट्रेनिंग करता हूँ ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी। अच्छा, जैसे आप अभी योगी आदित्यनाथ जी से मिले हैं, राजनाथ सिंह से मिले हैं, जो वीडियो भी बैकग्राउंड में चल रही थी, तो आप राजनाथ सिंह से भी मिले हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिले हैं, तो आप अगर इन मंत्रियों नेताओं से मिलते हैं आप, तो उससे क्या आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है या कैसे क्या है? हाँ, बिल्कुल मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और बोला कि और अच्छा करें और मेहनत करें, जिससे आने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लें और देश का नाम रोशन करें। आपकी सबसे आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? आप जी बताइए। मेरी उपलब्धि ये कि मैंने अभी इंडिया ओपन में 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो इंडिविजुअल मेडल थे, एक यूथ में, 2 यूथ में और एक जूनियर में मैंने जीता। और इस साल मैंने नेशनल्स में अपना पर्सनल बेस्ट स्कोर शूट किया और इंडियन टीम ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई किया। अच्छा, इंडियन टीम ट्रायल्स, तो 6 ट्रायल्स होते हैं इंडियन टीम में, तो कितने ट्रायल्स हो चुके हैं? मेरे अभी जनवरी में ट्रायल 1 एंड ट्रायल 2 हो चुका है और नेक्स्ट सिलेक्शन ट्रायल 3 एंड 4 में अब देने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस बार का क्या रिजल्ट रहेगा? कुछ आपको कुछ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बता सकते हैं? अब मेरा कॉन्फिडेंस पूरा है, मेरी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है और सिलेक्शन ट्रायल 3 एंड 4 में आशा करता हूँ कि और अच्छा करूँगा। अच्छा, आज तक का जो आपका खेल का इतना बड़ा कैरियर रहा है और इतना हमें लग रहा है कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, इसमें जो है सबसे मुख्य भूमिका किसकी भूमिका है? सबसे मुख्य भूमिका किसकी है? सबसे मुख्य भूमिका तो मेरे पेरेंट्स की है, जिन्होंने ट्रेनिंग, कोचेस, एकेडमीज और इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड कराया। और दूसरे पे मेरे जो कोच हैं जो मुझे शूटिंग सिखा रहे हैं, उनकी भूमिका रही कि वो चीज़ों का उन्होंने बेस्ट यूज़ कराया और आज यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी ले जाएंगे। जैसा आपने बताया आपके पेरेंट्स ने आपका बहुत सहयोग किया, क्या करते हैं आपके माता पिता? मेरे जो माता पिता हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और पापा हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपने जब आप शूटिंग करने जाते हैं, आप जब शूटिंग करने जाते हैं, जब आपका कोई बहुत बड़ा गेम होता है, तो आपको जो माता पिता का है वो सपोर्ट कैसे मिलता है? कैसे वो सपोर्ट करते हैं? मतलब ये ऐसे नहीं, मतलब मोटिवेशनल तौर पे कैसे सपोर्ट करते हैं? मोटिवेशनल तौर पे जैसे मेरा कंपटीशन है, वो नहीं जा पाए किसी मैच में, तो वो ऑन कॉल मुझे मोटिवेट करते हैं कि कंपटीशन है, उसको मतलब इजीली लेना है। जैसे हम प्रैक्टिस में ट्रेन करते हैं अपने आप को, वैसे ही मैच में करना है। अच्छा, आपका जो आप मान लीजिए आप अभी तो हम यही उम्मीद करेंगे और कौशल उद्घोष के इस मंच से हम यही कहना चाहेंगे कि आप ओलंपिक खेलें और उसके बाद आए हमारे स्टूडियो में और हम आपका फिर से इंटरव्यू लें। लेकिन हम उसके लिए हम ये आपको उससे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ओलंपिक गेम में आप मैच खेलने जा रहे होंगे और मैच खेलने की बारी आती है, तो आप किसको अपने सामने बैठा हुआ देखना चाहेंगे? मैं उन सभी लोगों को साथ बैठा देखना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, वहां तक पहुंचाया और जो मुझे चाहते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स, कोचेस, सभी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा वो सभी लोग बैठ के मेरा मैच देखें। अच्छा, जो अगर वो सब लोग सामने बैठे होंगे तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलता है उससे? हाँ, क्या पॉजिटिव एनर्जी आती है? हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आती है और ऐसा लगता है कि सब साथ हैं और मैं अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, जो अपना ये वीआईपी स्टेटस है, क्योंकि मैं तो वीआईपी स्टेटस ही बोलूंगा, आपको सम्मानित किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा, माननीय के जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी द्वारा, और कई हस्तियां हैं जिन्होंने इनको सम्मानित किया है। तो उन सबको में भी मैं कौशल उद्घोष के इस मंच से थैंक यू बोलता हूँ या आभार प्रकट करता हूँ जो आपका इतना सपोर्ट किया। लेकिन ये बताइए कि जो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसके साथ में अगर आप सक्सेस तो होना, क्योंकि आप अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ एक काम कर रहे हैं, तो अगर आप ओलंपिक खेलेंगे
ओलंपिक खेलने के बाद में अगर आप मेडल आएगा तो उसका सबसे बड़ा श्रेय किसको मिलेगा? सबसे बड़ा श्रेय तो जो मिलेगा वो ये रहेगा कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो खेल को बढ़ाया है आगे और कितना भी मोटिवेट किया है लोगों को, बच्चों को कि आगे और आए, खेल खेलें, और जो वो जॉब्स दे रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो मैं सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को देना चाहूँगा। पिछले कुछ सालों से क्रिकेट पे तो मतलब फोकस किया जा रहा था, लेकिन अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सारे खेलों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। तो किस लेवल पे कुछ शिक्षा को छोड़कर बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो क्या खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव दिख रहा है आपको? हाँ, खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे नए यूथ्स हैं, नए बिगनर्स हैं, उनको आगे करने के लिए खेलो इंडिया आया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिससे जो बेसिक लेवल है, ग्रास रूट लेवल, उससे भी वो एथलीट्स को ले रहे हैं और आगे एकेडमीज हैं उसमें वो भेज के उन्हें प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा, शूटिंग के अलावा आपको कोई और गेम है जो आपको बहुत पसंद हो, जिसके बारे में आप कुछ बताओ? शूटिंग के अलावा तो मेरा जो फेवरेट गेम है वो है चेस। अच्छा, चेस खेलना पसंद करते हैं। हाँ। तो आप शूटिंग जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे गेम्स हैं जो अभी चल रहे हैं लगातार निरंतर, जिसमें प्रगति हो रही है, आप कुछ कोई ऐसे खेल बताइए जिसमें जो ग्राउंड लेवल का, आप खैर ग्राउंड लेवल से ही काकोरी से निकल के आए हैं, तो जैसी बात आप ग्राउंड लेवल से ही आए, लेकिन और भी अगर ग्राउंड लेवल से कोई जाना चाहता है तो ऐसे कोई खेल बताइए जिसमें वो आसानी से वहां पर प्रतिभाग कर सकता है। किसी को ग्राउंड लेवल से आना है तो सभी स्पोर्ट्स हैं और गवर्नमेंट्स की स्कीम्स चल रही हैं जिसमें एकेडमीज हैं और उसमें एडमिशन जा करके ले सकते हैं एडमिशन, और उसमें हम प्रैक्टिस कर सकता है बच्चा कोई भी बेसिक लेवल से किसी भी स्पोर्ट्स में। और वेपन्स हैं, जैसे शूटिंग की बात करें तो वेपन्स हैं, क्रिकेट की बात करें तो बैट्स हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है जिससे आगे आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। गवर्नमेंट पूरी तरीके से सहयोग कर रही है खिलाड़ियों का, क्योंकि हम भी न्यूज से जुड़े रहते हैं, तो हमको भी देखने को मिलता रहता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कभी बोल रहे हैं, कभी, और यहाँ तक कि तो माननीय अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पर्सनली इनवाइट करके हर एक खिलाड़ी का एक अलग ही सम्मान दिया है, जो कि अपने में अभी तक तो किसी प्रधानमंत्री ने तो नहीं किया था ये, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट अकेडमी वगैरह, क्योंकि सारे काम, इतने सारे काम उनके पास ऑलरेडी, फिर भी वो खेल जगत में फोकस कर रहे हैं उस चीज को, तो ये तो बहुत बड़ी अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खिलाड़ियों के लिए। यहाँ से हमें लगता है कि जो बहुत ग्राउंड लेवल से जो जिनके पास आर्थिक संपत्ति नहीं है, जो फाइनेंशियली वीक है, उनका भी एक, अगर वो करना चाह रहे हैं उस फील्ड में, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो गवर्नमेंट एकेडमी में जाके ज्वाइन कर लें और अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, जो आप जैसे आपका जो मेन गोल है, अब गोल तो आपका यही है कि भाई शूटिंग में आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उस बड़े को किस तरीके से आप तब्दील करना चाहते हैं वो बताइए जरा। जैसे मैंने अभी इंडिया टीम का ट्रायल दिया, सिलेक्शन ट्रायल 1 और 2, तो वैसे ही 6 ट्रायल होते हैं, तो 4 ट्रायल मैं दूंगा, तो उसमें जो टॉप एथलीट्स हैं उनको इंडिया टीम में लिया जाएगा और उनको गवर्नमेंट ट्रेन करके आने वाले जो भी इंटरनेशनल होंगे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड कप, ओलंपिक कोटा, ओलंपिक्स, तो उसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको उस लेवल के हिसाब से इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स मिलेंगी खेलने को। अच्छा, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी खेलते हैं, तो वहाँ पे कौन से टॉप 10 या कुछ ऐसा रहेंगे? हाँ, जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं जिस भी कॉम्पिटिशंस के लिए, उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के थ्रू वो उसका सिलेक्शन होता है। अच्छा, इसके पहले आपने नेशनल इंडियन टीम की और भी ट्रायल दिए क्या इसके पहले? नहीं, ये मेरा इंडिया टीम का ट्रायल जो अभी मैंने जनवरी में दिया है, उसके बाद मैं सिलेक्शन ट्रायल इस साल का 3 और 4 देने जा रहा हूँ इस ईयर का। अच्छा, ये अगर जैसे आपने जो मेन है वो आपका ओलंपिक पे है, ओलंपिक जो 4 अब हमें लग रहा है 2028 में आएगा, हाँ, तो 28 के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर हैं? अभी तो एक 2024 का जो ओलंपिक्स होना है, उसके बाद हर 4 साल में होता है, 2028 में होगा, तो मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ कि अच्छा ट्रेनिंग करूँ, अच्छी डाइट लूँ, जिससे मैं आने वाले जो 2028 का ओलंपिक्स है उसमें मैं मेडल जीतूँ। क्योंकि नीरज चोपड़ा जी जिनकी बात कर रहे हैं अभी, जिन्होंने इतना बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, हमें लग रहा है कि उन्होंने इतना बड़ा सरकार को और पूरी विश्व को, भारत को दिया ही गौरव। जहां पर विश्व के मेडल बांटे जा रहे थे, वहां पर नीरज चोपड़ा जी ने अपने देश को गौरवान्वित किया है। तो आप अगर उस समय एक एथलेटिक्स की फीलिंग्स होती हैं, उसके साथ में तो हमें लग रहा है कि पूरा विश्व जुड़ा होता है और पूरे आंसू होते हैं उन
बड़ी बड़ी हस्तियों के पास आंखों में, उन बड़ी बड़ी हस्तियों के आंखों में जो कभी इस चीज से जुड़े होते हैं या जिनको खेल में थोड़ा सा भी अगर वो होता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आप लोगों को कैसा अनुभूति होती है अगर आप मेडल निकाल देते हैं? मेडल के बाद में क्या अनुभूति होती है? अगर कोई भी एथलीट हो, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीतता है तो उससे जितना भी जिस भी कंट्री का है, इंडिया से मैं खेल रहा हूँ तो सभी मेरे साथ जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं सब लोग का एक लगाव रहता है कि नहीं तो आप किसी खिलाड़ी को पर्सनली फॉलो करते हैं या फिर उसका आपको जो उसकी बायोग्राफी है पुरानी उसको फॉलो करते हैं आप क्या? मैं जो फॉलो करता हूँ वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 2004 अभिनव बिंद्रा सर को। हाँ, एक हमने आपके ट्विटर पे ये भी देखी हुई है कि आप अभिनव बिंद्रा से भी मिले हुए हैं पर्सनली। तो अभिनव बिंद्रा के साथ में भी आपकी तस्वीर है तो इसीलिए मैंने पूछा। तो आप हाँ, उनका पर्सनल व्यू क्या है आपके लिए? पर्सनल व्यू 2008 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उससे मैं उनसे जब मिला तो उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे मोटिवेट किया और इस लाइन में और आगे बढ़ने के लिए मुझे अच्छा, शूटिंग जो गेम है आपका ये सबसे खास क्यों बनाता है कि ये सारे खेल में एक बहुत बड़ी एक खूबी है इसकी? वो खूबी क्या है? कोई एक खूबी बताइए बहुत इस डिफरेंट खेल है। में खूबी एक ये है कि इसमें गन्स का यूज होता है, जो कि गन्स एक ऐसी चीज है जो सभी को पसंद है, कोई भी हो उसको सबको गन्स में इंटरेस्ट रहता है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये खूबी है। और दूसरी चीज ये है कि जब शूटिंग की बात आती है तो लोग जब भी किसी से पूछो शूटिंग क्या है तो वो यही बोलता है कि शूटिंग कौन सी मूवी की हो रही है, तो हाँ, उसको बस जनरली यही होता है। लेकिन फिर लोगों को अब पता चल गया है कि शूटिंग 10 मीटर होती है, 50 मीटर होती है, 25 मीटर होती है, ट्रैप होती है, तो ऐसे करके शूटिंग के बारे में अब लोगों को पता चल गया है। 10 मीटर एयर राइफल के अलावा आपने शायद 50 मीटर का हाँ, मैंने 50 मीटर प्रोन पोजीशन भी खेला है, तो उसमें नेशनल्स तक। उसमें भी कोई उपलब्धि मिली आपको? हाँ, मैंने नेशनल तक मैं गया उसमें, और उसमें वो त्रिवेंद्रम में हुआ था, केरला तो में। दोनों 50 मीटर और 10 मीटर दोनों को कैसे आप मैनेज करते हैं? मैं 10 मीटर की तो रेंज है, मैं ईगल आई शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी प्रयागराज में करता हूँ, लेकिन 50 मीटर की रेंज नहीं है। तो मैं वॉल के सहारे ही लेट के मैट पर मैं फील करता हूँ कि मतलब 50 मीटर की मेरी ट्रेनिंग चल रही है, तो मैंने उसी तरीके से मैंने करके 10 मीटर में ही लेट के मैंने 50 मीटर का कंपटीशन खेला और मैं नेशनल तक गया। जो आपकी ड्रेस है वो मैं पर्सनली मिला हूँ, तो वो जो ड्रेस है इनकी कितना कितना वेट होता होगा? उसको काफी भारी होती है। हाँ, काफी उसका वेट रहता है, कितना वेट रहता है? अराउंड 10 kg प्लस। 10 kg प्लस होती है, स्टेबिलिटी के लिए होती है। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए। अच्छा, ये जो आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है कि बैलेट पेपर होता है, मतलब कितना साइज होता है उसका? 10 mm? नहीं, उसका जो साइज रहता है वो 0.5 mm टारगेट का साइज होता है। टारगेट का जहाँ पे हाँ, पूरा बैलेट का साइज कितना होता है? हाँ, टारगेट पेपर का साइज, टारगेट पेपर का जो 10.9 होता है उसका साइज 0.5 रहता है। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज है EST, तो उस पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिससे फेयर गेम होता है, किसी भी तरीके की कोई चीटिंग नहीं हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा खेल के अलावा आप किन किन चीज़ों में, जैसे जब आप शूटिंग करते रहते हैं, आप सुबह शूटिंग रेंज पे चले जाते हैं, आप शूटिंग करते हैं उसके बीच में क्या कंटिन्यू तो शूटिंग नहीं करते होंगे आप? उसके बीच में कुछ आपको कोई और पर्सनली शौक है, जैसे बुक्स पढ़ना, सॉन्ग सुनना, ऐसा कुछ? मुझे जब मैं शूटिंग कर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे कंसंट्रेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए और मूड को फ्रेश करने के लिए मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जिससे मेरा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा इंक्रीज हो। किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं? मोटिवेशनल या हाँ, मोटिवेशनल, जैसे गौर गोपाल दास सर की बुक है तो मैं उस बुक को पढ़ता हूँ। अच्छा, ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल स्ट्रांग रहे। हाँ। तो अभी तक के खेल के करियर में आपने 22 मेडल जीते हैं, अभी मैंने पहले भी बताया था। आपने जो आपके सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी, तो किस टाइप की डिफिकल्टीज आई आपके? मुझे जो डिफिकल्टी ये आई कि 2020 में कोविड आ गया, जिसकी वजह से सभी लोग परेशान रहे और घर में रहे। तो घर में रहे तो उसमें डाइट फॉलो नहीं हुई, एक्सरसाइज नहीं हुई, और सबसे बड़ी चीज़ है जो कोच के अंडर में एक ट्रेनिंग होती है वो नहीं हो पाई। जिसके बाद मैं 2021 मिड से मैंने फिर से शुरू किया शूटिंग, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे मेरा फैट परसेंटेज ज़्यादा हो गया था, तो मैंने BMI टेस्ट कराया, उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा था, वेट ज़्यादा था, और काफ़ी प्रॉब्लम आई। तो फिर मेरा जो इक्विपमेंट था वो भी नहीं बंद हो रहा था, पूरा चेन वगैरह उसका। तो फिर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, डाइट फॉलो की, और फिर मुझे 2021 एंड तक मैं थोड़ा सही आ पाया, और मैंने फिर 22 में फिर से मैं। अच्छा, कोरोना काल में जब
हमें लग रहा है कि आना जाना तो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया था, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग नहीं हुई थी आपके सर के साथ? ऑनलाइन मीटिंग तो होती होगी। ऑनलाइन मीटिंग होती थी, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में मोटिवेट करते थे सर, सब कुछ करते, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ है हमारे गन्स की और टेक्निकली जो चीज़ दिखनी चाहिए वो कैमरे में नहीं आ पा रही थी, तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आपने अभी बताई कि बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, आप जैसे कोई गेम खेल रहे थे या कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे जिसमें आपको कोई बहुत बड़ी ऐसी परेशानी आ गई हो जिससे आपके स्कोर में कोई प्रॉब्लम हुई? पिछले नेशनल में त्रिवेंद्र में मैं था, तो वहाँ पे साइटर्स होते हैं 15 मिनट्स के, जिसमें हम अपनी गन को सेट करते हैं। तो उसमें मेरी गन सेट हो गई और अच्छे शॉट जा रहे थे, इनर शॉट लग रहे थे 10.5 10.6। लेकिन जब मेरा फाइनल स्टार्ट हुआ, फाइनल में से क्वालिफिकेशन राउंड स्टार्ट हुआ 15 मिनट्स बाद, 1 आवर 15 मिनट्स का, तो उसमें मेरा ट्रिगर जो है वो मिस करने लगा, जिसकी वजह से मिस फायर हो रहा था। तो उसमें मेरे 3 से 4 शॉट बहुत ज़्यादा खराब हो गए और आगे एक सीरीज पूरी खराब हो गई। फिर नेक्स्ट सीरीज उसी मेंटल प्रेशर में खराब हो गई, तो इस वजह से उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर नहीं गया, लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा स्कोर शूट किया। अच्छा, जो वहाँ पे जब शूटिंग होती है तो कैसे, क्या स्कोर का सिस्टम क्या होता है? क्या स्कोर दिखता है क्या अभी? हाँ, स्कोर का जब से ये EST है, इलेक्ट्रॉनिक शूटिंग रेंज, तो उसमें क्या होता है कि जब भी आप शॉट फायर करेंगे तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आएगा। और उससे तो काफी डिमोटिवेशन होता होगा अगर कोई शॉट गलती से कहीं और फायर हो गया, या 10.9 आप फायर कर रहे थे 10.6 फायर हो गया, हाँ। तो उसमें कुछ डिमोटिवेशन आने की वजह से हमको लग रहा है दूसरे शॉट पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता उसमें? नहीं, इफेक्ट तो ये रहता है कि अगर एक शॉट 10.9 लग गया और नेक्स्ट शॉट में ये रहा कि मेरा कहीं शॉट खराब ना हो जाए या और अच्छा करने है, अगर बहुत ज्यादा अच्छा 10.9 लग रहा होगा तो फिर ये रहता होगा कि यार ज्यादा लग गया, तो उससे भी हमको लग रहा है उससे प्रेशर आता है। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क ट्रेनिंग। तो क्या अगर इस चीज को जैसे साइड बाय साइड अगर इसको कहीं पीछे चलाया जाए या उस आपको स्कोर ना दिखाया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेम्स में ऐसा होता है कि रिजल्ट को सामने नहीं रखा जाता है, क्योंकि रिजल्ट अगर सामने नहीं रखा जाएगा, रिजल्ट बाद में अगर दिया जाए तो कुछ ज्यादा बेटर होगा। नहीं, उससे क्या है कि एक तो एथलीट के सामने स्क्रीन रहती है और एक स्क्रीन ऑडियंस में लगी रहती है, तो अगर एथलीट के सामने स्क्रीन नहीं होगी तो शॉट कहाँ लग रहा है ये भी एथलीट को नहीं पता चल पाएगा। और फिर उसमें राइफल में जब 2 शॉट या 3 शॉट एक जगह पे लगते हैं तो उसको 10.9 इनर शॉट तक लाने के क्लिक्स वगैरह देने लग पड़ते हैं, तो फिर उसका पता नहीं चल पाएगा। तो एथलीट्स फिर अपने हिसाब से करता रहेगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा क्या गलती हो रही है। तो ऐसे मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर शॉट खराब होता है तो एथलीट्स अपनी गलती को ढूंढें और फिर उस पर फोकस करें, रिजल्ट पे ना फोकस करें। वहाँ पे जो रेंज पे पीछे बैठे हुए जो दर्शक होते हैं उनका भी तो प्रेशर काफी ज्यादा शोर हो रहा होगा, तो उससे तो डिस्टर्बेंस होता होगा। हाँ, डिस्टर्बेंस रहता है, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे भी वैसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट करें तो जिससे मैच होगा तो उसमें हम उस चीज को हैंडल कर पाएंगे। इसके लिए भी तो आपको बहुत सारी चीजें जिम में ट्रेन की जाती होंगी कि भाई अगर आप इतना सारा प्रेशर, वो भी नॉइज कैंसलेशन वगैरह, तो आपको और सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती होंगी ताकि वो चीजें हम कवर कर पाए। हाँ, तो एक्सरसाइज में ये कि हमें सबसे ज्यादा लोअर बॉडी पे ध्यान देना होता है, क्योंकि देर तक खड़े रहना है, तो उसमें कोर मसल, काफ मसल और लोअर बॉडी पे ज्यादा फोकस रहता है, ये स्टेबिलिटी बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कौशल घोष के इस मंच पर। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी तक इतने सारे मेडल्स लिए, अपने स्टेट खेला, अपने ओपन इंडियन चैंपियनशिप खेला, इसी क्रम में आप 2024 का ओलंपिक भी खेलें और वहां से आप गोल्ड मेडल लेके आए और आप फिर इसी स्टूडियो में आए कौशल घोष के इस मंच पे, और हम आपका फिर से इंटरव्यू लें। और सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं जो खिलाड़ियों को इतना ज्यादा प्रोत्साहन कर रही है, जिससे हमारे जो युवा हैं खेल की तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं और सारे चीजों को छोड़कर खेल की तरफ प्रोत्साहित हो रहे हैं। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि आपको 2024 का गोल्ड मेडल आपके पास आए और आप 100% उसको क्वालिफाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।